हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए 10 और ईएमआई के पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों ये पीवाईक्यूज आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। जेई मेन 2025 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पीवाईक्यूज करा रहा हूं बच्चों। और ये पीवाईक्यूज है हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के। 20 पीवाईक्यूज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, www.prepjit.com, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड की है? अगर नहीं की है तो एक बार ऐप डाउनलोड करके, एक क्रैश कोर्स है जो कि कॉम्बो क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस। अगर आप इसको 18 तारीख से पहले ज्वाइन करते हो तो एडवांस तक आपको और कोई कोर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 18 तारीख तक एक ऑफर चल रहा है बच्चों, अर्ली बर्ड ऑफर, उसको मिस मत करना। सो हमारा जो कॉम्बो क्रैश कोर्स चल रहा है जेई मेन और एडवांस के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ फर्स्ट फेब से स्टार्ट कर दीजिए। तब तक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मैं आप लोगों को ये पीवाई की सीरीज करा ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बच्चों उसको हम मिलके साथ में करेंगे। मैं आपकी उसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, टेस्ट पेपर भी होंगे, सब कुछ मिल जाएगा उसमें ना। एडवांस के लिए प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। लेकिन 18 तारीख बच्चों डेडलाइन है, उससे पहले आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो क्या है, उसका प्राइस हाइक भी हो जाएगा और साथ में वो जो एडवांस वाला अप्रैल के बाद वाला जो कोर्स है ना वो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी एक ही कोर्स में आपका पूरा एडवांस तक हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द लेंथ 2.5 मीटर and width 2 meter is placed at 60 degree to the magnetic field of 4 Tesla. The loop is removed from the field in 10 seconds. The average EMF induced in the loop during this time is। तो बच्चों इन्होंने हमें एक लूप दे रखा है जिसका एरिया कितना दे रखा है बच्चों, 2.5 इंटू 2 मीटर, मतलब 5 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, और उसको 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगती है। ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया कि 60 डिग्री एंगल पर रखा है लूप ना। भाई 60 डिग्री उसके नॉर्मल के साथ एंगल है या उसके प्लेन के साथ एंगल है? इसको सिर्फ जेई मेन का जो क्वेश्चन बनाने वाला आदमी है ना, सिर्फ वही इसका आंसर कर सकता है बच्चों, और किसी के बस की बात नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और किसी के बस की बात नहीं है बच्चों इस वाले का आंसर करने का। लेकिन मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में ये कह सकता हूँ कि इसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है। नहीं तो तुम्हें दो तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, दोनों तरीके से, और फिर उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करना। पर मुझे पता है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो इनके दिमाग में ये चल रहा होगा। ठीक है, और मुझे ऑप्शन भी दिख रहे हैं, किसी में भी रूट 3 वाली चीज नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ईएमएफ में डेल्टा 5। अच्छा, पहले तो मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखता हूँ। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस का d5/dt के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप एवरेज ईएमएफ पता कर रहे हो, ईएमएफ भी एवरेज पता कर रहे हो बच्चों, तो वो माइनस का फाई फाइनल माइनस का फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, है ना। एवरेज ईएमएफ बच्चों ये होता है, और ईएमएफ बच्चों माइनस का d5/dt के बराबर होता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि इस लूप को इन्होंने पूरा बाहर निकाल लिया है, तो फाइनल वाला जो फाई होगा ना वो तो जीरो हो गया होगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स जीरो हो गया होगा ना, लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया। इनिशियल वाला जो फाई होगा ना बच्चों, वो होता है b इंटू ए कॉस थीटा के बराबर। और कॉस थीटा क्या होता है? थीटा होता है बच्चों एरिया वेक्टर, और मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो बी ए कॉस थीटा की वैल्यू 60 रख दूंगा मैं यहाँ पे ना, तो b इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इस एंगल को 60 नहीं लेते ना, अगर प्लेन के साथ एंगल 60 लेके चलते तो ये एंगल 30 आता, फिर यहाँ पे √3 आ जाता। मुझे ऑप्शंस में √3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस मैंने यहाँ पे समझदारी पहले से दिखा दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, सामने वाले को मेंशन करना चाहिए कि भाई तुम किसके साथ एंगल दे रहे हो, नॉर्मल के साथ दे रहे हो या प्लेन के साथ दे रहे हो। ठीक है, पर क्या करें फिर ना, जेई मेन का क्वेश्चन है। ईएमएफ जो हो जाएगा ना बच्चों, वो भी एवरेज वाला, वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों, -1 बाहर लगा हुआ है, फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इनिशियल फ्लक्स बच्चों b इंटू ए डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाएगा, दैट डिवाइड बाई डेल्टा टी जो कि 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 के बराबर। एरिया दे रखा है इन्होंने 5 के बराबर, दैट डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो एवरेज ईएमएफ जो आएगा ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे, एवरेज ईएमएफ जो आ जाएगा बच्चों प्लस का 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 वोल्ट बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर किसी ने इस माइनस का ध्यान नहीं दिया तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो, जरा सी गलती जो है ना, ये सिली मिस्टेक करवा देगी आपको ना, जिसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ बच्चों, कई बार ग्राफ वगैरह के जब क्वेश्चन आए ना, तो माइनस का d5/dt होता है। इस फॉर्म माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को जेईई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है, दे कंसीडर दिस माइनस वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A small square loop of the wire of side length L is placed inside a large square loop of कैपिटल L। ये बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन ना,
पहले पहले सर्कुलर वाले लूप होते थे, अब ये मतलब स्क्वायर लूप बनाने लग गए। तो उन्होंने बोला कि स्मॉल स्क्वायर लूप है जिसकी साइड की लेंथ स्मॉल एल दे रखी है, बड़े लूप के अंदर रखा हुआ है जिसकी साइड की लेंथ बच्चों कैपिटल एल दे रखी है। बोथ लूप आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर कोइंसाइड एट अ पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्होंने हमसे पूछा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस करते कैसे बच्चों, मान लो एक लूप हो गया ये वाला, ठीक है, और एक लूप हो गया बच्चों ये वाला, दो लूप एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें आई करंट मानते हैं और इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और उस फ्लक्स को m इंटू आई के बराबर कर देते हैं। ठीक है, फ्लक्स इन 2 इज इक्वल टू m इंटू आई इन 1। ठीक है, तो m जो होता है ना बच्चों, वो सेकंड वाले में फ्लक्स डिवाइडेड बाई पहले वाले का करंट होता है। ये होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम बाहर वाले में करंट मान लेंगे कैपिटल आई, उसकी वजह से अंदर वाले में लिखेंगे फ्लक्स, और उस फ्लक्स को अंदर वाले का जो फ्लक्स आएगा ना बच्चों, फ्लक्स इनसाइड वाले में जो आएगा m इंटू कैपिटल आई के बराबर कर देंगे। तो m की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, वो 5 इन डिवाइडेड बाई आई के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें फ्लक्स कैसे लिखूंगा बच्चों में, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी, बी वेक्टर एट ओ जो आएगा ना बच्चों, ओ वाले पॉइंट पे बी की जो वैल्यू आएगी वो चाहिए। आप बोलोगे सर ओ पे आ जाएगी, लेकिन इन पॉइंट्स का क्या बच्चों, ये लूप जो है ना, छोटा वाला लूप बहुत ही छोटा है, इसकी डायमेंशन बहुत ही कम है, मतलब जो सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा होगा ना, उसी को आप पूरे लूप के अंदर कंसीडर कर लोगे, है ना। तो बी को इसके अंदर पूरे के अंदर यूनिफॉर्म कंसीडर करके आप फ्लक्स लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे लिखूंगा मैं उस फ्लक्स को, मतलब लाइक कैसे, तो मैं कहूंगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो इस पे ना, ये डिस्टेंस तुम्हें पता लग गई कैपिटल एल बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब आपको ये पता होगा ये वाला जो एंगल होगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या आप एक वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी होगी एल बाई 2 के बराबर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 सॉरी 4 पाई आर इंटू साइन 45 प्लस का साइन 45। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, और इसको बच्चों 4 गुना कर देना, क्योंकि 4 वायर हैं, एक इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, चारों की वजह से बच्चों एक ही सेंस में आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ, जैसे लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये 4 से 4 कट जाएगा, बी जो आ जाएगा ना बच्चों सेंटर पे वो आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, बी नॉट विच इज 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल, इंटू एरिया कितना है बच्चों अंदर वाले का, स्मॉल एल का स्क्वायर, और उसको आई से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आपने आई से डिवाइड किया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बच्चों 2√2 म्यू नॉट एल का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू कैपिटल एल के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। सो 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल, सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ रहा होगा। लो जी, ऐसा सॉल्व हो जाता है बच्चों ना, और ये अभी और भी रिपीट होगा क्योंकि मल्टीपल टाइम पूछा गया है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ओके, 1 हेनरी का है, 100 ओम रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट टाइम elapsed बिफोर द करंट acquires हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, स्टेडी स्टेट जो वैल्यू आती है ना उसका आधा आ जाए। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल एट द इंस्टेंट 15 मिलीसेकंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। अच्छा, पहले तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं, आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, और आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके इन करंट को इसमें स्टैब्लिश कर रहे हो। इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, तो आपको पता है वो L अपॉन R के बराबर होता है। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो L की वैल्यू बच्चों 1 हेनरी दे रखी है, दिस इज दिस, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 10 मिली सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 10 मिली सेकेंड के बराबर बच्चों हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या चीज पहले पता कर ले हम लोग ना, एक तो बच्चों करंट पता करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, E डिवाइडेड बाई R, 1 माइनस का E टू द पावर माइनस का T बाई टाउ, यही होता है ना फॉर्मूला। स्टेडी स्टेट में ये E बाई आर के बराबर करंट आता है, तो जब ये E बाई 2R आ जाएगा, आधा करंट आ जाएगा, इन्होंने बोला ना टाइम एलेप्स्ड, तो वो टाइम जिसमें इस पे आधा करंट आ जाएगा स्टेडी स्टेट वाला। E बाई 2R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R, 1 माइनस का E टू द पावर माइनस का T बाई टाउ। ओके, अब E बाई आर तो E बाई आर से उड़ा देना, इसको इधर ले आओ, E टू द पावर माइनस का T बाई टाउ इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों साइड बच्चों
लॉग ले लेना इसका ना, ठीक है, लॉग ले लेना। तो ये बन जाएगा बच्चा आपके पास टी बाई टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस का ln 2 बन जाएगा, ln 1/2 आ रहा होगा ना, तो माइनस का ln 2 बन जाएगा। तो टी की वैल्यू बच्चों टाउ ln 2 के बराबर आ जाएगी। टाउ बच्चों 10 मिली सेकेंड दे रखा है, तो टी का वैल्यू हमारे पास ln 2 बच्चों करीब करीब 0.7 होता है, तो 7 मिली सेकेंड के बराबर आ जाएगा। अच्छा, मिली सेकेंड में था 10 ना, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास आंसर इसका, ठीक है, 7 मिली सेकेंड। तो 7 मिली सेकेंड कहाँ कहाँ दे रखा है बच्चों, यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, मतलब यू भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी जो होती है ना वो हाफ LI² के बराबर होती है, LI² के बराबर होती है। जो आई की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो E डिवाइडेड बाई आर, ई कितना है बच्चों यहाँ पे 6 वोल्ट के बराबर, दैट डिवाइड बाई आर 100 के बराबर, 1 माइनस का e टू द पावर माइनस का टी बाई टाउ, माइनस का टी बाई टाउ, टाइम कितना दिया इन्होंने 15 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड डिवाइड बाई टाउ 10 मिली सेकेंड के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास e टू द पावर माइनस का 3/2 आएगा, जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 0.025। तो i की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 6 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 100 के बराबर, 25 चौक 25 × 75। i की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ से कुछ आ रही होगी, कितनी आ रही होगी, इसको लिख लेना 3618.18 डिवाइड बाई 4 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो u आ जाएगा बच्चों हाफ LI², L कितना है बच्चों यहाँ पे 1 के बराबर, I का स्क्वायर बोले तो 0.09/2, तो 0.09/2, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये 8 करीब करीब 10 बार कटेगा बच्चों, 1 मिली जूल के बराबर एनर्जी आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, है ना, 1 मिली जूल के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा, सी ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ना, LR सर्किट का फॉर्मूले और उनका वैल्यूज का अच्छा मतलब कैलकुलेटिव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 8 किलो वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 160 वोल्ट, ठीक है, सर्व लोड ऑफ 80 kilowatt, assuming the transfer to be ideal with purely resistive load, the working on the unity power factor, the load in the primary and the secondary circuit, the loads in the primary and the secondary circuit would be। तो चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो बच्चों ये बड़ा ही मतलब वाहियात टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि जनरली हम ट्रांसफार्मर के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो कॉइल लगा रहता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहाँ पे फ्लक्स का ट्रांसफर होता है और यहाँ पे लोड लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से लोड यहाँ पे होता है। लोड बच्चों हमारा यहाँ पे जरूर होता है, यहाँ से पावर आप इनपुट कर रहे होते हैं, यहाँ पे पावर आउट आ रहा होता है, और आइडियल है तो मतलब पावर आउट जो होगी बच्चों वो 8 किलो वॉट के बराबर होगी, पावर इन जो है बच्चों वो भी 8 किलो वॉट के बराबर ही होगी, ठीक है, इन और आउट वाली पावर दोनों बराबर होंगी। देखो ये वाला लोड तो मतलब इस वाले का रेजिस्टेंस तो सेंस भी बनता है उसमें ना, कि इन्होंने बोला कि सेकेंडरी वोल्टेज इतना है और इस लोड के अक्रॉस इतनी पावर आ रही है, तो सेकेंडरी वाले के लिए अगर मैं पहले लगाऊं, सेकेंडरी वाले के लिए अगर मैं लगाऊं सर्किट में अगर करता हूं, तो मैं ये बोलूंगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 160 के बराबर होगा, 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ सेकेंडरी, ये 8 किलो वॉट के बराबर होना चाहिए, 8 इंटू 10⁻³ के बराबर होना चाहिए। तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो बच्चों हमारे पास यहां से आ जाएगा 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 8000, ठीक है, 1 2 0 उड़ा देंगे यहां से, 16 पंजे 80 और इससे इसको काटोगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 ओम के बराबर हमारे पास आ जाएगा, 0.32 ओम के बराबर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है बच्चों सी ऑप्शन, उसमें मैच कर रहे हैं। प्राइमरी वाले का बच्चों इन्होंने पता नहीं क्यों पंगा किया है कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस, अब मैं बताता हूं, आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन आंसर निकालना इज नॉट एवरीथिंग ना, आंसर निकालने के तो मुझे लग रहा है इसमें भी वही v²/r का फॉर्मूला लगा के उसको उसके बराबर कर देना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड है, मतलब ना assuming that ideal purely resistive load in working on the unity power factor, the load in the primary and the secondary circuit would be। तो ये यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे होंगे कि जो ये सोर्स लगा रहे हैं ना वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, उसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं कि वो पावर इतनी ले रहा हो, मतलब पता नहीं यार, ऐसे
अगर मान लो कि अगर आप एक रजिस्टर इस सर्किट में मान लो और उसके अक्रॉस इस वाली पावर का लॉस तुमने उसी के अक्रॉस करा दिया, तो उधर ट्रांसफर क्या होगा। मतलब बहुत ही अजीब और गरीब टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। अगर बच्चों इस वाले में कोई रेजिस्टेंस होता भी है ना इस वाले सर्किट में, तो उसका जो एनर्जी तुम इनपुट दे रहे होते हो उसमें से लॉस होके आगे जाती है। तो अगर तुम सारी की सारी एनर्जी यहीं पे मान लेते हो, वो मुझे लग रहा है कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे कुछ किया है। तो द थिंग इज कि मतलब ये जेई मेन टाइप क्वेश्चन ही है। मतलब उन्होंने क्या है कि बस सोच लिया, हाँ भाई हमें पता है इधर वोल्टेज होता है इधर वोल्टेज होता है, चलो रजिस्ट वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फॉर्मूले का एक क्वेश्चन बना दो। तो बना दो भैया, तुम जो बनाना चाहो बना दो यार। पर मैं तो कहूंगा कि मैं तो सेकेंडरी का चेक करूंगा, सेकेंडरी से मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, मैं प्राइमरी का ध्यान भी नहीं दूंगा क्योंकि बाद बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं इसको चेक करके सी ऑप्शन टिक करके मार के आ जाऊंगा। अदरवाइज जबरदस्ती करनी है तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्राइमरी को भी फिर वो 8 इंटू 10⁻³ के बराबर करके कर लो यार। कोई लॉजिक भी तो बैठाओ, है ना। लॉजिक नहीं बैठेगा। अगर आपको ये सर्किट का इसका मतलब ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पर हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ना आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जेई मेन का क्वेश्चन फिर जेई मेन का कैसे रहेगा, मतलब ना जेई मेन का नहीं रहेगा ना फिर वो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इक्वल टू 5t⁻³ प्लस का 4t का स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 5 वेबर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम देन द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड विल बी। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें फ्लक्स दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, तो फ्लक्स इज गिवन एज 5t⁻³ प्लस का 4t का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू टी प्लस का 5 के बराबर, ये दे रखा है बच्चों हमें फ्लक्स, है ना। अब हम पहले तो यहाँ से ईएमएफ पता करेंगे। ईएमएफ क्या होता है बच्चों, माइनस का d∅dt के बराबर होता है, माइनस का d∅dt के बराबर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 15t का स्क्वायर प्लस का 8 इंटू टी, एक मिनट ना, प्लस का नहीं माइनस का 8 इंटू टी और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ईएमएफ की वैल्यू हमें पता कब करनी है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर हमें करंट पता करना है ना, तो t इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो 15 चौक 60 माइनस का 16 माइनस का 2, तो ये 78 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, करंट आ जाएगा बच्चों 78 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5 के बराबर दे रखा है, तो 5 एकम 5 पचम 25 5 30 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो करंट हमारे पास 15.6 एम्पियर के बराबर आएगा। क्लियर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एज M, द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं, मतलब ये रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन ना। ठीक है, रिपीटेड है तो मतलब इसके आने के चांसेस बने भी रहते हैं। एक चीज जो यहाँ पे हमें दिख रही है बच्चों, वो क्या है, पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था इसलिए मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं इस वाले क्वेश्चन को नहीं रखता, मतलब ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि अंदर की तरफ ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, इधर से जो इसमें करंट का सेंस होगा ना बच्चों, जो बच्चों पहले वाले लूप में जो करंट का सेंस होगा ना वो ये होगा, है ना, और दूसरे वाले में जो करंट का सेंस होगा ना बच्चों वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो इन्होंने ऐसे बनाया, वो पीछे की तरफ से ऐसे आ रहा होगा करंट ना, ऐसे अंदर जाके फिर बाहर आ रहा होगा। नहीं तो अगर इनको सीधा सीधा सेम सेंस में ही रखना होता ना तो ये ऐसे रखते हैं, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, सेम सेंस में रखना होता तो ये ऐसे रखते। इन्होंने दूसरी तरफ से किया है, मतलब वो करंट जो है ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होगा उस वाले लूप के अंदर। देखो बच्चों अब होगा क्या कि इस वाले लूप में दो दो फ्लक्स आएंगे, जैसे φ1 लिखूंगा ना, तो एक तो आएगा इसका खुद के करंट की वजह से L1 I1, ठीक है, और एक आएगा बच्चों इसके फ्लक्स इसकी वजह से। देखो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चों वो इधर होगा। तो L1 I1 माइनस का MI2 ये आएगा बच्चों इसके अंदर फ्लक्स, और इसके अंदर जो EMF लिखोगे ना आप E1, L1 dI1/dt माइनस का MdI2/dt। सिमिलरली जब आप इसका फ्लक्स लिख रहे होगे ना सेकंड वाले का φ2, तो इसका खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, लेकिन इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। तो L2I2 माइनस का MI1 दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो सेकंड वाले का EMF जब लिखोगे ना तो वो L2 dI/dt और
एम डी आई बाई डी टी आ रहा होगा। अच्छा I1 और I2 सेम ही होंगे यहाँ पे, क्यों? जो करंट इसके लूप में फ्लो कर रहा है वही करंट देखो इनके लूप में फ्लो कर रहा है, I1 और I2 की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों दोनों के अक्रॉस, 1 एंड 2 के अक्रॉस जो आएगा बच्चों, वो आएगा L1 डी आई वन बाई डी टी। मतलब I1 लिखने की अब जरूरत ही नहीं ना, I एक ही है ना, डी आई बाई डी टी माइनस का L1 डी आई बाई डी टी माइनस का M डी आई बाई डी टी प्लस का L2 डी आई बाई डी टी माइनस का M डी आई बाई डी टी। अब आप इसको बच्चों L डी आई बाई डी टी के L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी के बराबर कर दो, तो L1 प्लस L2 माइनस का 2M डी आई बाई डी टी। सो L इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों वो L1 प्लस का L2 माइनस का 2M के बराबर आ रहा होगा। ये होता है बच्चों इसको करने का तरीका, ठीक है। मैं आपको याद करा देना चाहता हूं एक चीज कि L इक्विवेलेंट जो होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में वो L1 प्लस का L2 होता है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करना है तो वो प्लस माइनस का 2M और आ जाता है। जब सेम सेंस में करंट फ्लो कर रहा होता है ना दोनों लूप में तो प्लस 2M आता है, अपोजिट सेंस में करंट फ्लो कर रहा होता है तो माइनस का 2M आता है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर वाला याद रखोगे, आपको ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी ऑप्शन बच्चों पिछले वाले का हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। A metallic conductor of the length 1 meter rotate in a vertical plane, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, प्लेन पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट प्लेन पैरेलल टू ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद एन एंगुलर वेलोसिटी दिस। तो बच्चों मान लो कि तुमने ईस्ट इधर मान लिया और वेस्ट इधर मान लिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ अंदर की तरफ होगा और साउथ बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। और ये ऊपर की तरफ बच्चों वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ नॉर्थ माना, इधर ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब ये ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना। तो ये वायर जो है ना उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा है, वायर यहाँ है बच्चों एंड ये रोटेट कर रहा है बच्चों इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में बोला है ना, वो सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड। आपको पता है बच्चों ईएमएफ की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? ये तो रोटेशन वाला केस आ गया ना, रोटेशनल ईएमएफ जो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ईएमएफ जो आएगा ना बच्चों बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁵ के बराबर, ओमेगा बच्चों 5 के बराबर है, एल का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ईएमएफ कम्स आउट टू बी 5 या 50 माइक्रोवोल्ट के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 माइक्रोवोल्ट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है बच्चों हमें, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल वर टू बी हाफ्ड एंड द रेडियस ऑफ द वायर डबल्ड, द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या किया इन्होंने पहले तो ये समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न आधे कर दिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आधे कर दिए। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है ये, ठीक है, ये है ओके, सर्कुलर लूप दे रखा है हमें जिसमें नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए n के बराबर दे रखे थे, रेडियस इसकी बच्चों r के बराबर दे रखी थी, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे n पाई, अच्छा इसका एक काम करते हैं, रेडियस नहीं देते, इसका लूप का एरिया a मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एन बी इंटू ए के बराबर। तो इसमें ईएमएफ कितना आ जाएगा पहले, तो एन इंटू ए इंटू डी बी बाई डी टी के बराबर। बच्चों यहाँ पे पहले पावर कितनी आ रही होगी, तो पावर होती है ईएमएफ का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर ए का स्क्वायर डी बी बाई डी टी का स्क्वायर, है ना, दैट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लो लूप का ये है। तो पावर बच्चों ऐसे वेरी कर रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्न को इन्होंने क्या कर दिया, एन को आधा कर दिया है, n/2 कर दिया। तो पावर बच्चों यहाँ से 1/4 हो जाएगी। रेजिस्टेंस के जो ये वायर था ना बच्चों, इसके साथ एक चीज और की है। देखो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि रेडियस ऑफ द वायर डबल, बच्चा समझता है कई बार लूप की रेडियस। देखो लूप की रेडियस अलग होती है, वायर की रेडियस, जो ये वायर है ना, ये वाली जो रेडियस है वो इन्होंने डबल कर दी। मतलब वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना बच्चों, वायर का
वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको मान लो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना बच्चों, वो इन्होंने एक तरीके से 4 टाइम्स कर दिया है। उसकी जरूरत कहां पड़ती है, रेजिस्टेंस में जरूरत पड़ती है। तो इस फॉर्मूले को लिखूंगा मैं एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए तो लूप का एरिया है, डीबी बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, दैट डिवाइड बाई रो इंटू लेंथ, वायर की जो लेंथ है ना बच्चों दैट एल इंटू उसका एरिया, एरिया ए। तो नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दिया आपने, लूप की रेडियस नहीं चेंज किया आपने, ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न को कितना कर दिया, आधा, तो लेंथ हो जाएगी बच्चों आधी, हाफ हो जाएगी लेंथ ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वायर का, जो वायर होता है ना ये वाला ऐसे वायर जो होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ये इन्होंने 4 टाइम्स कर दिया है। रेडियस 2 गुना करने का मतलब है एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो नई वाली पावर जो आएगी ना, अब इन सबको नई वाली पावर का फॉर्मूला लगाओ पी डैश। तो देखो नया वाला एन जो है ना वो 2 है, मतलब एन बाई 2 है, सॉरी, तो एन बाई 2 का स्क्वायर, लूप का एरिया सेम है, डीबी बाई डी टी बच्चों सेम है, डीबी बाई डी टी का स्क्वायर डिवाइड बाई रो रेजिस्टिविटी, लेंथ बच्चों, लेंथ आधी हो गई होगी ना, अरे वायर काट के हटाया होगा ना, तभी तो नंबर ऑफ टर्न चेंज होंगे। तो पूरा टोटल जो लेंथ है रजिस्टर की, जो पहले वायर की वाइंडिंग कर रखी थी वो आधा ही वाइंडिंग कर रहे हो, तो कुछ लेंथ हटाई होगी ना आपने, तो एल बाई एरिया हो गया 4a के बराबर, ठीक है। ओके देखो इससे ये कट जाएगा, पी डैश जो है ना बच्चों 2 टाइम्स भी आ जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों डबल, डबल आंसर आ जाएगा इसका ना, डबल हो जाएगी पावर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 80% एंड वर्क्स एट अ 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी। देखो बच्चों एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पावर जो आउटपुट मिल रहा है आपको दैट डिवाइड बाई इनपुट पावर, ये इन्होंने 0.8 के बराबर बोला है। बाहर मिलने वाली जो पावर होगी ना आउटपुट पावर बच्चों बेसिकली वो 0.8 इंटू 4 किलो वाट है ना, तो 10⁻3, ठीक है, 4000 इंटू दिस, तो 3200 वॉट के बराबर बच्चों पावर अपन को सेकेंडरी सर्किट में जारी होगी। अब वहां का हमें पता है बच्चों, वहां का जो वोल्टेज है वो हमें पता है, तो V इंटू आई सेकेंडरी सर्किट के लिए ना V2 इंटू I2, उसको पावर कितनी मिल रही है 3200 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 3200 डिवाइडेड बाई 240, एक तो ये कट जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 3, 13 दशमलव समथिंग आ रहा होगा, है ना, 13 दशमलव समथिंग, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इतना एम्पियर करंट बच्चों सेकेंडरी सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है, प्राइमरी साइड में मतलब वोल्टेज दे रखा है, द टर्न रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 10:1, द लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड इज 46 ओम, द पावर कंज्यूम्ड इन इट, सेकेंडरी वाले में जो पावर कंज्यूम होगी ना बच्चों दैट वी हैव टू फाइंड। बच्चों आपको पता है ई प्राइमरी जो होता है ना वो N1d∅dt के बराबर होता है, सेकेंडरी का जो होता है बच्चों माइनस का N2d∅dt होता है ना। तो ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाई ई प्राइमरी जो आता है ना बच्चों हमारे पास, इन दोनों का जो रेशियो आता है वो N2 डिवाइडेड बाई N1 के बराबर आता है, माइनस तो वो उनका दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं इसलिए माइनस आ रहा होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी का जो ईएमएफ है बच्चों वो हमारे पास N2 जो इन्होंने दे रखा है 1 और बाई 2, 1/10, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी के रेशियो है, ये सेकेंडरी के रेशियो है, ठीक है। तो दिस डिवाइड बाई दिस इनटू E1 230, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 23 वोल्ट के बराबर, ठीक है। E2 हमारे पास 23 वोल्ट के बराबर आ गया। अब बच्चों पावर जो आउटपुट मिल रहा होगा इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस वो होगा बच्चों E2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 46 हो जाएगा, तो ये आ रहा होगा बच्चों 11.5 वॉट के बराबर। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कुछ ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन मुझे कराने थे इसलिए बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चन EMI के, थोड़े लेंदी थे लेकिन आपको उम्मीद यही है कि पसंद आए होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
एक बार वेबसाइट जरूर चेक कर लेना बच्चों, क्रैश कोर्स जरूर चेक कर लेना। 18 तारीख जो डेडलाइन है, जो अर्ली बर्ड ऑफर है बच्चों, उसको मिस मत होने देना। बाय बाय, थैंक यू।